आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात है साल 1984 में कर्नाटक के एक गांव की, जहां बहुत सारे लोग रहते थे जो बहुत ही धार्मिक और सामाजिक थे, जो एक दूसरे के बिल्कुल साथ मिलकर रहते थे। उन्होंने एक दूसरे की खुशी में सहयोग किया। गांव में किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी या मुश्किल होती थी तो लोग मिलकर उसका समाधान करते थे, और गांव में रहने वाले लोग हर त्योहार में एक साथ मिलकर मनाते थे। इस कारण गांव के लोग में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था और वो बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक उनके साथ ऐसा होने लगा जैसे उसके गांव में उसके लोगों और उनकी जिंदगी पर किसी की नज़र लग गई हो। कई दिनों तक गांव के लोग चिंतित रहे और बच्चों और महिलाओं में डर फैल गया, क्योंकि हर रात गांव का कोई ना कोई आदमी घर से गायब हो जाता था और ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। इस तरह की कई घटनाएं गांव वालों के सामने आने लगी। गांव के कुछ लोग गायब हो गए थे और उनका कोई पता नहीं चल रहा था। इससे लोगों में चिंता और डर फैल गया। उस गांव की बात हर जगह और यहाँ तक कि कई शहरों में भी फैलने लग गई। इसलिए शहर से वेंकटेश नाम का एक रिपोर्टर इस मामले पर जानकारी इकट्ठा करने और रहस्य को सुलझाने के लिए इस गांव में आया। गांव में वेंकटेश जब पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग दुखी और चिंतित और डरे हुए हैं। किसी को भी किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उनका डर भी और बढ़ गया था। वो शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे और घर का दरवाज़ा बंद रखते थे। वेंकटेश ने ध्यान दिया कि गांव के हर घर में कन्नड़ भाषा में ना लेबा लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कल आना। हर किसी ने इसे अपने घर के बाहर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। तो वेंकटेश ये जानना चाहता था कि ये सब क्या है और ऐसा क्यों लिखा है। जब वो इस गांव की आ रहा था तो रास्ते में एक पंडित जी मिले थे। उसे तुरंत ही दिमाग में उस पंडित का चेहरा याद आया और वो उनको ढूंढता हुआ गांव में चला गया। गांव के थोड़ा अंदर थोड़ी दूरी पर उनको वो पंडित मिले। वेंकटेश ने उन्हें कई सारे प्रश्न किए, जैसे कि नालेवा लिखने का कारण, और लोग इतनी जल्दी घर में क्यों चले जाते हैं, और शाम 6 बजे के बाद घरों का दरवाज़ा बंद क्यों हो जाता है। क्या कारण है कि शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। तो ब्राह्मण पंडित ने कहा, इस गांव में लाल साड़ी वाली एक चुड़ैल घूम रही है। आगे पंडित जी ने बताया, उस चुड़ैल ने अब इस गांव को अपना इलाका बना लिया है। वो हर रात लोगों के घरों में जाती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। घर के आदमी को नाम लेकर बुलाती है और उसकी आवाज़ उस व्यक्ति के किसी परिचित व्यक्ति के स्वर में होती है, और आवाज़ इतनी आकर्षक होती है कि कोई भी उस आवाज़ को नकार नहीं सकता। तो जब कोई भी व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का दरवाज़ा खोलता है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो चुड़ैल बहुत ही सुंदर रूप में उसके सामने खड़ी होती है और उसे अपने वश में करके गांव से दूर ले जाकर उसकी हत्या कर देती है। ऐसे ही थोड़े दिन पहले 2 लड़के गायब हो गए थे। उनमें से एक बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन चुड़ैल से बचने में कामयाब रहा और वापस आ गया, और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जो उसका बड़ा भाई था, उसको चुड़ैल ने मार डाला। छोटा भाई बच गया। उसने ये बात पूरे गांव में बताई और लोगों ने इसे मान लिया। ऐसी ही घटना गांव के कई लोगों के साथ घटी। उनके परिवार का कोई व्यक्ति
एक रात के बाद अचानक गायब हो गया और उसका शव कभी नहीं मिला और ये भी पता नहीं चला कि वो जिंदा भी है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी किसी दूसरी जगह पर गया था, क्योंकि एक या दो आदमी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा थोड़ी करेगा। उसके बाद गांव के लोगों ने शहरों और अन्य गांव और सरकारी अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों में भी सभी को खोजने का पूरा प्रयास किया, शिकायत की, लेकिन किसी का कोई पता नहीं लग रहा था। गांव के लगभग 30 से 40 और शायद इससे भी ज़्यादा लोग गायब हो गए थे। तो उनमें से एक ने भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। और फिर इस चुड़ैल की बात सामने आई तो लोग डर गए और सोचने लगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद जब वो सारे इकट्ठा हुए तो गांव के एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि हमें घर के बाहर लिखना चाहिए कल आना, तो शायद वो चली जाए। तो कई सारे लोगों ने सवाल किए कि क्या चुड़ैल उसे पढ़कर चली जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? इस बात पर गांव के कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वो चुड़ैल पढ़ी लिखी है, और अगर वो पढ़ी लिखी भी है तो वह हमारी बात क्यों मानेगी। मगर फिर सबने निष्कर्ष निकाला कि वैसे भी तो लोगों की जान जा ही रही है, तो क्यों ना ये उपाय किया ही जाए। यही सोचकर गांव के सभी लोगों ने फैसला किया और तुरंत अपने घरों के बाहर कन्नड़ भाषा में ना लेबा यानी कल आना लिख दिया, जिसका लोगों को फायदा भी हुआ। उस गांव में अब कोई भी गायब नहीं होता। इतना कहकर वो पंडित वहां से चला गया और उनके जाने के बाद वेंकटेश को अपने अखबार के लिए एक अच्छा सा लेख मिल गया। उसके बाद वो वहां से किसी काम के लिए अपने स्कूटर पर निकला और रात को गांव लौटा। वो कुछ समय के लिए इस गांव में किराए पर रहने के लिए आया था। उसके पास एक स्कूटर था और वो स्कूटर पर बाहर गया था। जब वो लौटा तो रात हो चुकी थी। गांव आने से पहले उसका स्कूटर अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गया और उसके स्कूटर स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो उसने स्कूटर को हाथ से चलाया और गांव तक आया। पूरा गांव खाली और नीरस लग रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे और कोई भी आदमी बाहर नहीं था। तभी वेंकटेश को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो थोड़ा डर गया और स्कूटर पकड़कर तेज तेज चलने लगा। तभी उसे झनकार की आवाज़ें आने लगी और कोई बहुत ही मधुर आवाज़ में उसका नाम पुकारने लगा, वेंकट, वेंकट। वेंकटेश ने अपने स्कूटर के शीशे पर रोशनी डाली और लाल कपड़ों में एक औरत को देखा, जिसका चेहरा वो नहीं देख सका। घबराकर वो स्कूटर छोड़कर भागा। दूर एक खाली इमारत देखी जो कि खुली हुई थी, इसलिए वो तुरंत उस घर में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हो रहे थे और बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रहे थे। वेंकटेश बहुत डरा हुआ था। कुछ देर के बाद जब सारी आवाज़ें शांत हो गई तो वो हिम्मत करके बाहर आया और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वेंकटेश ने राहत महसूस की और शांति से देखा कि अचानक उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ। एक डरावनी महिला ने उस पर छलांग मारी और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वेंकटेश डर के मारे बेहोश हो गया। और फिर अगली सुबह जब लोग घर से बाहर आने लगे तब कोई वहाँ से गुजरा तो उसने वेंकटेश को बेहोशी की हालत में पाया। उसके बाद वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके वेंकटेश होश में आया। उसके बाद वेंकटेश ने अपने साथ घटी घटना सबको बताई। गांव वालों ने उसे यहाँ से जाने को कहा। वेंकटेश को कभी पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने जो अनुभव किया था
उसे वो कभी नहीं भूलेगा। गांव के लोगों का मानना था कि शायद वो इसीलिए बच गया क्योंकि वो इस गांव का नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कोरोना में लॉकडाउन खुलने के बाद दो दोस्तों ने, अजय और विजय ने, घूमने का प्लान बनाया। पिछली बार लॉकडाउन की वजह से छुट्टियों में कहीं जा नहीं सके, इसलिए अब की बार लॉकडाउन खुलने के बाद उन दोनों ने घूमने का प्लान बनाया। दोनों दोस्त गाड़ी में बैठे और विजय गाड़ी ड्राइव करने लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी और टप टप करके बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगी। तभी अजय बोला, वाह क्या मौसम है, आज तो मज़ा ही आ गया सच में। तभी विजय बोला, यार अंधेरा होने वाला है, चल वापस चलते हैं। नहीं यार, देखना कितना अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में वापस जाना बेवकूफ़ी है। तभी विजय बोला, नहीं यार देख तो रात होने वाली है, चल वापस चलते हैं। तू बस ड्राइव कर और इस मज़ेदार मौसम का मज़ा ले। अजय विजय की बात नहीं मानता और उसको ड्राइव करने को बोलता है। तभी विजय देखता है कि उस गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी है। उस औरत को बचाने के लिए विजय गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाता है। इससे गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। दोनों दोस्त जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अजय विजय से गुस्से में बोलता है, यार तुझे ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? देख पेड़ से ठुकवा दी। अभी सुनसान जगह पर जहाँ गांव छोड़ कोई इंसान भी नहीं है, यहाँ रिपेयरिंग शॉप कहाँ ढूंढेंगे? तभी विजय बोला, यार इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो औरत अचानक मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी टकरा गई। कैसी औरत? कौन सी औरत? यहाँ तो कोई औरत नहीं है, बात मत बना, चल कोई रिपेयरिंग शॉप ढूंढ। मेरा विश्वास कर, मैं बहाना नहीं बना रहा। अजय फिर से विजय की बात नहीं मानता और रिपेयरिंग शॉप ढूंढने लग जाता है। वो एक बहुत ही सुनसान जगह थी। एक तरफ से पत्तों के गिरने की आवाज़ तो दूसरी तरफ हवाओं के चलने की। बारिश की आंधी ने भी भयंकर रूप ले लिया था। चांद को भी बादलों ने पूरी तरह से घेर लिया था। अमावस्या की रात लग रहे थे। अजय आगे चल रहा था और विजय पीछे। तभी उन दोनों को एक दिए की हल्की सी रोशनी दिखी। उन दोनों को लगा कि शायद उनको वहाँ कोई इंसान मिले जो उनकी मदद कर सके। वो दोनों उस दिए की रोशनी की तरफ जा रहे थे कि तभी एकदम से अजय को किसी चीज़ से ठोकर लगी, जिससे वो नीचे गिर गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो विजय गायब था। वो तेज चिल्लाने लगा, विजय, लेकिन उसकी आवाज़ तो सन्नाटे में बदल गई। तभी बिजली कड़की और हल्की सी रोशनी में अजय को दिखता है कि वहाँ पर विजय के कपड़े पड़े हुए हैं और वहाँ पर एक खून का निशान बना हुआ है जहाँ पर विजय को ले जाया गया था। अजय उस खून के निशान का पीछा करता है और झाड़ियों में चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर फिर से बिजली कड़कती है और जो बिजली से हल्की सी रोशनी आती है उससे अजय को दिखता है कि उसके पैर के पास बहुत सारा खून पड़ा है। उस खून को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं और किसी अनहोनी की आशंका से वो थर थर कांपने लग जाता है और सोचने लगता है कि कहीं ये विजय का खून तो नहीं है। और अचानक से ये क्या हो गया विजय के साथ। फिर धीरे धीरे उस खून के निशान को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है जंगल और भी घना और डरावना होता जाता है। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद खून के निशान ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ खून के निशान ख़त्म होते हैं उसी के सामने अजय को एक बहुत बड़ा लोहे का गेट दिखता है। ना चाहते हुए भी वो कांपते हाथों से गेट को खोलता है और जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है। वो कांपते कांपते जैसे ही अंदर जाता है खट की आवाज़ आती है और गेट अपने आप ही बंद हो जाता है।
अजय बहुत बुरी तरह डर जाता है। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसको लगता है कि उसके पैर से कुछ टकराया। जैसे ही वो नीचे देखता है वो थर थर कांपने लग जाता है। उसके पैर के पास एक औरत की आधी कटी हुई लाश पड़ी थी जिसका सिर कटा हुआ था। उस लाश को देखकर अजय के पसीने छूट जाते हैं। पहले तो उसको लगा कि ये विजय की लाश है, लेकिन जब उसको पता चला कि ये एक औरत की लाश है तो वो समझ जाता है कि ये विजय की लाश नहीं है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो एक कब्र के गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरे गिरे ही वो देखता है कि विजय एक हाथ में फावड़ा लिए गड्ढे को भर रहा है जिसमें अजय गिरा हुआ है। तभी अजय उसको बोलता है, अरे विजय, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन विजय उसकी एक नहीं सुनता और गड्ढा भर देता है। सिर्फ अजय का सिर ही बाहर रह जाता है और शरीर गड्ढे के अंदर। वो देखता है कि विजय हवा में उल्टा लटक कर शैतानी हंसी हंस रहा था। तभी तो काली परछाइयाँ आती है और एक परछाई विजय का पहला पैर और दूसरी परछाई विजय का दूसरा पैर पकड़ लेती है। तभी दोनों परछाइयाँ विजय के दोनों पैरों को एक साथ खींचती है और विजय को बीच में से फाड़ देती हैं। तभी ये क्या, विजय तो आधा कटकर भी शैतानी हंसी हंस रहा है। तभी अजय देखता है कि विजय का आधा कटा हाथ फिर से फावड़ा लिए खड़ा है। मगर तभी वहाँ जंगल से एक अघोड़ी बाबा निकल आते हैं। शायद वो उसी शमशान के पास में साधना कर रहे थे। उन्होंने आते ही कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिसके बाद वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो गई। जिसके बाद बाबा ने मुझे गड्ढे से बाहर निकाला और कहा, जल्दी यहाँ से निकलो, जितना जल्दी हो सके। तुम्हारा दोस्त मरा नहीं है, वो गाड़ी में ही बेहोश पड़ा है। ये सब बस एक छलावा है। जितना जल्दी यहाँ से निकलोगे इससे बाहर निकल पाओगे। जिसके बाद अजय भागकर वापस अपनी कार के पास आता है और पाता है कि विजय वहीं पर बेहोश पड़ा है। उन्होंने जैसे तैसे गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर वहाँ से वो दोनों निकल गए। मगर वो सब क्या था ये आज तक उन दोनों को पता नहीं चल पाया। और अगर सही वक्त पर वो अघोड़ी नहीं आता तो अजय के साथ क्या होता ये आज तक उसे डराता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।